हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का ताशो एस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम प्राचीन भारत का इतिहास को लेकर आए हैं। इसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो उससे आगे हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, तो हम लोग पढ़ चुके थे गुप्त साम्राज्य के बारे में, कुछ जान चुके थे। इसमें श्री गुप्त, उनका शासनकाल 240 से लेके 280 ईस्वी तक, और गुप्त वंश का जो संस्थापक था किसको माना जाता है? तो श्री गुप्त को माना जाता है। और गुप्त वंश जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इससे गुप्त वंश के जो है ना स्रोत यानी जानकारी उससे जो हम लोगों को मिलती है। और कुमारगुप्त का बिलस्ट स्तंभ अभिलेख है, इससे भी गुप्त वंश का जो है ना जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, इस सब से हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश से कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन था जो बीपीएससी में पूछा गया था, और ये जो था, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों, नगरों का जो क्रमिक पतन है वह किस काल की है? तो गुप्त काल की जो है ना विशेषता है। इसे आप लोग याद रखें। ये जो है दोस्तों, आप लोगों का 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ 1995 में। और फिर एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान, कौन दोस्तों? प्रसिद्ध जो चीनी यात्री है फायान, वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? तो ये जो है भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चीनी यात्री फायान जो है किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ये जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, जो 2017 में पूछा गया था। एक और दोस्तों उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हैंसोंग जो है वह किस में किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। इसे भी आप लोग याद रखें, ये भी 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वह 319 से लेके कब से कब तक दोस्तों? तो 319 से ईसा पूर्व से लेके ईस्वी से लेके कितना 330 ईस्वी तक था। कितना था दोस्तों? 330 ईस्वी तक। तो इसके जो है ना मतलब चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको महाराजा धीराज की जो है ना उपाधि धारण किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो इसे आप लोग याद रखिए। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों डायरेक्ट आप लोगों को लगभग सभी एग्जाम में इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखें। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है किसकी उपाधि धारण किए थे? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। छोटे से राज्य को बड़े साम्राज्य में तब्दील किए थे। तो छोटे से राज्य को बड़े साम्राज्य में कौन तब्दील किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्होंने तब्दील किए थे। और गुप्त सभ्यता की शुरुआत किसने किए थे? तो गुप्त सभ्यता की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो गुप्त सभ्यता कौन चलवाए थे? किसके अधीन में? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। कब चलाया गया था दोस्तों? तो ये जो इसकी शुरुआत हुआ था वो 319 से लेके 20 ईस्वी में हुआ था। और लिच्छवी राजकुमारी, कौन? लिच्छवी राजकुमारी से शादी कर साम्राज्य का विस्तार किए। और इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो क्या किए कि लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उससे शादी करके साम्राज्य का विस्तार किए। और दोस्तों, गुप्त वंश का जो है ना पहला प्रसिद्ध शासक अगर माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखें।
देखिए दोस्तों, चित्र के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम लोग दोस्तों एक जो लिच्छवी की जो राजकुमारी थी, तो किससे सब विवाह किए थे और जो साम्राज्य का विस्तार किए थे, तो इसे भी आप लोग याद रखें कि लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी। कौन दोस्तों? कुमार देवी। कुमार देवी कुमार देवी के साथ जो है ना विवाह किए और साम्राज्य का जो है ना विस्तार किए थे। इसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त प्रथम के बारे में आते हैं। तो समुद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो 330 से लेकर 380 ईस्वी तक है। दोस्तों कितना है? 330 से लेकर 380 ईस्वी तक। इसको क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसे आप लोग याद रखें, भारत का जो नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। तो दोस्तों अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और तीव्र साम्राज्य का विस्तार इन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त जो है तीव्र साम्राज्य का विस्तार किए थे। क्या किए थे? तीव्र साम्राज्य का विस्तार किए थे। और सिक्कों पर जो है ना हाथ में बीना पकड़े हुए स्तंभ का चित्र अंकित करवाया था। क्या किया था? कि सिक्कों पर जो है ना हाथ में बीना पकड़े हुए स्वयं का चित्र जो है ना अंकित करवाए थे। तो दोस्तों चित्र को हम लोग देखे थे, ये देखिए दोस्तों, है ना दोस्तों, ये जो चित्र है इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं इसको। इसके बाद दोस्तों, और ये क्या थे दोस्तों? तो संगीत प्रेमी थे। क्या थे दोस्तों? संगीत प्रेमी थे और कविराज भी थे। तो ये अगर पूछा जाए कि संगीत प्रेमी कौन थे, तो समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों ये संगीत प्रेमी भी थे और कविराज भी थे। वैष्णव धर्म के उपासक थे। वो किस धर्म के उपासक थे? वैष्णव, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अन्य धर्मों के प्रति जो न सहिष्णुता, क्या था दोस्तों? अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उसके संस्कृत साहित्य, इन्होंने क्या किया दोस्तों? संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। मतलब क्या किया? संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। उसके इनके दरबारी कवि की बात करें तो दरबारी कवि कौन है? तो हरिसेन है। इनके जो दरबारी कवि है ये कौन है? तो हरिसेन है। इसके बाद इसने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किए थे। क्या किए थे? 9 शासकों। आर्यवर्त के कितने शासक? 9 शासक। और दक्षिणावर्त के कितने शासक? तो 12 शासक को इन्होंने पराजित किए थे। और इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है। तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के क्या है? तो विजय का वर्णन है। और नगरीय लिपि संस्कृत भाषा में लिखित थी। तो इनका जो नगरीय लिपि था वो किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में लिखित है। और संगीत प्रेमी थे। और क्या था? कविराज। ये देखिए दोस्तों, चित्र के माध्यम से इसको भी हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये इंडिया का मैप है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा है। इसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आते हैं। तो आज हम फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल जो है 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक था। कितना था दोस्तों? 380 से लेकर 415 ईस्वी तक था। और विशाख दत्त जो इनका जो है देवी चंद्रगुप्तम की कहानी किसका है? ये जो है देवी चंद्रगुप्तम की कहानी की नाटक का रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त है। और रामगुप्त, उसके बाद ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त का छोटा भाई। मतलब ये सब क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त का छोटा भाई था। दोस्तों अगर हम बात करें कि गुप्त शासकों ने जो ग्रहण की थी उपाधि, जो ग्रहण किया है, तो इसे आप लोग नोट कर ले दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग याद भी कर ले। श्रीगुप्त जो है दोस्तों कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो आदिराज महाराज की। किसका दोस्तों? तो श्रीगुप्त जो है किसकी उपाधि धारण की थी? तो आदिराज आदिराज उसके बाद महाराज की जो है ना उपाधि धारण किए थे।
इसके बाद हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। इसे भी आप लोग याद रखें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की जो है ना उपाधि धारण किए थे। ये सब दोस्तों आप लोग याद रखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। शकों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो साक्री की उपाधि धारण किए थे। शकों को हराने के बाद कौन सी उपाधि, साक्री की उपाधि जो है ना धारण किए थे। उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने क्या किया, उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे कौन सी उपाधि धारण किए, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। और इन्होंने वैवाहिक संबंध को स्थापित करके भी साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी साम्राज्य का विस्तार किया। अपनी बेटी प्रभावती, कौन दोस्तों, तो अपनी बेटी प्रभावती की शादी किससे किए, तो बकाटक के राजकुमार से किए थे। और युद्धों के साम्राज्य विस्तार, युद्ध के जो साम्राज्य विस्तार है उसको देखते हैं दोस्तों। तो इनका जो युद्ध का, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो युद्ध का जो साम्राज्य विस्तार था, इसको हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी तक, कहाँ तक दोस्तों, सिंधु नदी तक था। और मालवा, गुजरात, कठियावाड़ और उसके बाद दोस्तों बंग पर भी अधिकार था। और चीनी यात्री, कौन दोस्तों, चीनी यात्री फायान भारत भ्रमण पर आया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और कब पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, तो 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कब पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद बौद्ध धर्म की जानकारी जो है ना प्राप्त करने के लिए, मतलब फयान के द्वारा बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए फयान जो है ना भारत का भ्रमण किए थे। कला एवं संस्कृति का तीव्र विकास हुआ था। इनके समय में क्या हुआ था, कला और संस्कृति का तीव्र विकास हुआ था। और राज्य जो है ना समृद्ध, संपन्न और खुशहाल था। इनके शासनकाल में क्या था, राज्य समृद्ध था, संपन्न था और क्या था, खुशहाल था। और इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों गुप्त वंश के काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। और उसके दरबार में, इनके जो दरबार है, इनके दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे दोस्तों। कितने रत्न थे, 9 रत्न। कौन कौन थे, शंकु हो गया, उसके बाद घट कर्पूर हो गया, बहार मिहिर हो गया, छपांक हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन है, अमर सिंह हो गया, वरुचि हो गया, कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, उसके बाद बेताल भट्ट हो गया। ये सब जो है ना इनके 9 रत्न थे। इसे आप लोग याद रखें दोस्तों। तो कौन कौन थे, तो कालिदास हो गया, अमर सिंह हो गया, शंकु हो गया, धन्वंतरी हो गया, छपनक हो गया, बेताल भट्ट हो गया, उसके बाद बरुचि हो गया, घटकर्पण हो गया, करपर हो गया, उसके बाद बहार मिहिर हो गया। इसे आप लोग याद रखें। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अमर सिंह ये संस्कृत के विद्वान थे, वरुचि व्याकरण एवं संस्कृत के विद्वान थे, कालिदास संस्कृत कवि एवं नाटक लेखक थे, धन्वंतरी क्या थे, राजवैद्य थे दोस्तों, क्या थे, राजवैद्य। और बेताल भट्ट क्या थे दोस्तों, जादूगर थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुमारगुप्त। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 420 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक। कब से कब तक था दोस्तों, 420 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक। और दोस्तों इनके जो है, जो शासनकाल का जो है वर्णन हमको किससे प्राप्त होता है, तो मंदसौर की अभिलेख से दोस्तों। किससे प्राप्त होता है, तो मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होता है, अभिलेख से। तो कुमारगुप्त के जो है शासन का वर्णन जो है हमें किससे प्राप्त होता है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है, कुमारगुप्त प्रथम का, तो मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होता है। इसे आप लोग याद रखें दोस्तों। और शांति एवं समृद्धि का शासन
क्या दोस्तों, शांति एवं समृद्धि का शासन। उसके बाद दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की नींव, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखा था, तो कुमार गुप्त ने रखा था। तो किसने रखा था दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। किसके शासनकाल में, तो कुमार गुप्त के शासनकाल में। आज दोस्तों अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था, तो बख्तियार खिलजी। कौन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था और इनका शासनकाल 40 वर्ष का था। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं स्कंदगुप्त। कौन दोस्तों, स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक है। कमजोर शासक। कौन दोस्तों, कमजोर शासक साबित हुई ये। कौन से शासक साबित हुए, तो कमजोर शासक साबित हुए। हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इनको क्या हुआ दोस्तों, हुनों के जो है ना आक्रमण का सामना करना पड़ा। और गुजरात के सुदर्शन झील का जो है ना पुनः उत्थारक, यानी इन्होंने क्या किया, गुजरात के सुदर्शन झील का पुनः उत्थारण किए। इसके बाद दोस्तों स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी गुप्त साम्राज्य में को नहीं संभाल सके। मतलब स्कंदगुप्त की जो मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे वह गुप्त साम्राज्य को नहीं संभाल पाए, मतलब नहीं संभाल पाए। ये देख सकते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र दिया हुआ है और चित्र के माध्यम से आप लोग समझ भी सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक जीवन। दोस्तों इनके राजनीतिक जीवन के बारे में अब हम लोग देखते हैं, तो क्या क्या राजनीतिक जीवन है। तो राजनीतिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो राजा एवं परिषद। क्या था दोस्तों, राजा एवं परिषद, यानी राज्य में राजा और परिषद होता था, जो ब्राह्मणों की सहायता से न्याय व्यवस्था था। किसकी सहायता से, ब्राह्मणों की सहायता से न्याय व्यवस्था था। और देश की बात करें दोस्तों, तो गोपना। क्या था, गोपना। और भुक्ति यानी उपरिक। क्या दोस्तों, उपरिक। उसके बाद हम लोग विषय में देखते हैं दोस्तों, विषयपति यानी पेट यानी ग्रामों का समूह। कौन था दोस्तों, ग्रामों का समूह। ग्राम यानी ग्रामीण और प्लस महत्तर यानी ग्राम सभा। क्या कहलाता था दोस्तों, तो ग्राम सभा। कानून की बात करें तो सिविल लॉ। क्या था दोस्तों, सिविल लॉ था। और क्या था, क्रिमिनल लॉ था। यानी सिविल लॉ था, अभी भी देख सकते हैं दोस्तों कि वर्तमान में कि हम लोग सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं पुलिस विभाग का जो मुखिया कौन होता है, दंडा सिख होता था। कौन था दोस्तों, दंडा सिख होता था। और भारतीय सामंतवाद के बीच यहीं से शुरू हुआ था, और भारतीय सामंतवाद के बीच जो है ना यहीं से शुरू हुए थे। इसके बाद इनका जो है हम लोग सामाजिक जो है, अब हम लोग इनका सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो गुप्त वंश में यानी गुप्त युग में भारतीय समाज को कितने वर्गों में, तो 4 वर्गों में जो है ना विभाजित किया जा गया था। कौन कौन, तो ब्राह्मण। उसके बाद कौन दोस्तों, क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य और क्षुद्र। तो कौन कौन दोस्तों, तो यानी इसको हम बात करें कि गुप्त वंश में भारतीय समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, तो 4 वर्णों में। कौन कौन दोस्तों, तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और क्षुद्र हो गया। और जाति व्यवस्था पर जो है ना आधारित व्यवस्था था। क्या था दोस्तों, तो जाति व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था था। पदानुक्रम का जो है ना कठोरता से पालन होता था। क्या होता था, कठोरता से पालन होता था। और जाति जन्म आधारित होने लगी। क्या हुआ दोस्तों, जाति जो है ना जन्म आधारित होने लगी। महिलाओं की स्थिति, इसमें क्या था दोस्तों, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखते हैं कि गुप्त वंश में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। मतलब बात करें दोस्तों तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो दयनीय थी। और मनुस्मृति में महिलाओं की जो है ना कम उम्र में शादी का उल्लेख है। तो मतलब दोस्तों मनुस्मृति की बात करें तो महिलाओं को कम उम्र में शादी का उल्लेख है। और स्वयंवर प्रथा जो है ना समाप्त हो गया। क्या हुआ दोस्तों, स्वयंवर प्रथा समाप्त हो गया। और सती प्रथा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया, सती प्रथा का प्रयोग किया गया। और महिलाओं को पढ़ाई से क्या किया गया, वंचित किया गया। क्या किया गया दोस्तों, वंचित किया गया। और अब शादी जो है अब भी जो है अंतर्जातीय संभव थी। क्या थी दोस्तों, अंतर्जातीय संभव थी, यानी अनुलोम प्रतिलोम। इसके बाद हम लोग इनके आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। कौन दोस्तों, आर्थिक जीवन यानी इनका जो खेती था मुख्य व्यवसाय था। क्या था दोस्तों, इनका खेती तो मुख्य व्यवसाय था। और उत्पादन का 1/4
कितना दोस्तों 1/4 से 1/6 के यानी 1/4 से 1/6 के बीच जो है ना कर के रूप में जो है ना लिया जाता था। कितना लिया जाता था 1/4 या 1/6 के बीच में जो है ना कर लिया जाता था। और कपड़ा उद्योग और रेशम उद्योग का विकास हुआ था। क्या हुआ था? तो कपड़ा उद्योग और रेशम उद्योग का विकास हुआ था। और तो आज जो क्या था दोस्तों, ये व्यापारियों का संघ था। क्या था? व्यापारियों का संघ था। उसके बाद सिक्के की बात करें तो सिक्के में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के जो है ना यहाँ से गुप्त वंश से मिलते हैं। उसके बाद सोने के सिक्के गुप्त वंश की जो है ना समृद्ध व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो सोने के सिक्के क्या दर्शाता है दोस्तों? तो गुप्त वंश की जो है ना समृद्ध अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और चंद्रगुप्त सिक्के जो है ये गरुड़ द्वारा जो है ना सर्प का शिकार, क्या दोस्तों? सर्प का शिकार यानी समुद्रगुप्त के सिक्के कैसा था दोस्तों? तो बीना बजाते हुए व्यक्ति। दोस्तों अगर चंद्रगुप्त के सिक्के की बात करें तो गरुड़ द्वारा जो है ना सर्प का शिकार, और वही हम लोग बात करें कि समुद्रगुप्त के जो है ना सिक्के तो बीना बजाते हुए व्यक्ति। उसके बाद व्यापार को देखते हैं दोस्तों। रोमन साम्राज्य इथोपिया, पर्सिया से व्यापार होता था। उसके बाद पूर्वी एशिया हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका से व्यापार किया जाता था। और इनके जो मुख्य वस्तुएं हैं क्या है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कपास के कपड़े। क्या दोस्तों? कपास यानी कॉटन के कपड़े। बनारसी रेशम यानी सिल्क रेशम, यानी सिल्क हो गया बनारसी रेशम। उसके बाद मसाले, चंदन, हिमालय के इत्र, चमड़े के उत्पादन, हाथी दांत, लौह उत्पादन, हीरे ईटीसी जो है ना इनके व्यापार में थे, मुख्य वस्तुएं थे। और घोड़े हो गया दोस्तों, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है ना इनके इंपोर्ट थे दोस्तों। और ये क्या दोस्तों? एक्सपोर्ट थे। इसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण को देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था दोस्तों? तो इसमें क्या था कि योग्य उत्तराधिकारी की कमी हो। जो इनका जो पतन है दोस्तों, ये योग्य उत्तराधिकारी के कमी के कारण तथा हुनों द्वारा लगातार आक्रमण, क्या दोस्तों? हुनों द्वारा लगातार आक्रमण और आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। क्या दोस्तों? आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, ये सब इनके जो है ना पतन का कारण है। संभवतः इनका उदय हुनों के आक्रमण हो गया दोस्तों। रेशम निर्माताओं का पलायन, ये सब जो है ना रेशम वस्त्र के निर्माताओं का क्या हुआ? पलायन हो गया दोस्तों। एक मोटिवेशनल यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो इसे आप लोग देखें दोस्तों। इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं दोस्तों। गुप्तोत्तर काल यानी थानेश्वर क्षेत्र। थानेश्वर क्षेत्र में कौन था दोस्तों? तो पुष्यभूति वंश। उसके बाद कन्नौज वंश की बात करें तो मौखरीय जो है ना, मौखरीय। उसके बाद बल्लभी क्षेत्र में मैगयक। उसके बाद दोस्तों दक्कन क्षेत्र की बात करें तो चालुक्य और पल्लव थे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग चित्र के माध्यम से मतलब मैप के थ्रू हम लोग इसको देख भी सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें गुप्तोत्तर काल की, तो इनका जो है जो पुष्यभूति वंश, दोस्तों पुष्यभूति वंश की बात करें तो पुष्यभूति वंश जो है इस वंश के जो है ना संस्थापक थे। कौन थे दोस्तों? तो पुष्यभूति जो है इस वंश के क्या थे? संस्थापक थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे। और इसने थानेश्वर यानी हरियाणा के अम्बाला जिले यानी अम्बाला जिला में इस वंश की स्थापना किए थे। कहाँ? थानेश्वर के कहाँ? कौन सा जिला दोस्तों? तो अम्बाला जिला। अम्बाला जिला में इन्होंने क्या किए थे? तो इस वंश की स्थापना किए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कन्नौज क्षेत्र। कन्नौज क्षेत्र में कौन थे? मौखरीय। और इसी वंश में दोस्तों पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन भी थे दोस्तों। और हर्ष के दरबार में दोस्तों, हर्ष की बात करें तो हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान जो है ना निवास करते थे, जैसे बाणभट्ट, मयूर और मातंग दीवार, ये सब जो है ना क्या थे दोस्तों? और बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था दोस्तों। बाणभट्ट कौन था दोस्तों? तो हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित
तो बाणभट्ट जो है हर्ष का दरबारी कवि था, इसने क्या लिखा था दोस्तों, तो हर्षचरित कादम्बरी की रचना किए थे। तो किसका किसका किए थे, तो हर्षचरित। उसके बाद कौन दोस्तों, तो कादम्बरी, इसकी जो है ना रचना किए थे, कादम्बरी की रचना किए थे। इसे आप लोग याद रखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों का क्लास यहीं तक, और इससे जो भी रिलेटेड जो होगा दोस्तों क्वेश्चन, तो जो भी इम्पोर्टेंट लगा है बीपीएससी जो 67वीं एग्ज़ाम है, इसके अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब आपको हम पढ़ा दिए दोस्तों। इसके बाद आप लोगों के बीच हम जो इसका जो भी क्वेश्चन इससे जो पूछा गया है आज तक बीपीएससी में, उसका एक सेशन चल रहा है दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन का, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें, जिसमें आप लोगों को आज एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग ख़त्म हो गया है दोस्तों। जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब आपको यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा और कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, और आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस जो है ना समाप्त किया जाएगा। तो आप लोग इससे जुड़े रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।